नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर की होंगी। तो पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा रेल हादसा हुआ है। परांडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए। दूसरे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन यानी कि कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। इस हादसे में कई लोग उसकी टक्कर से घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि हादसे का शिकार हुए लोग लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में सवार थे। जलगांव में परांडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। इसी बीच किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। लोगों का कहना है कि इसके बाद भगदड़ जैसे हालात के बीच लोग ट्रेन से छलांग लगाने लगे, लेकिन बगल के ट्रैक से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रेन से उतरे कई लोग इस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के अफसर और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, वो भी निकल चुकी है और हमें जल्द से जल्द साइट पे पहुंच के साइट पे जिन यात्रियों को चोट आई हुई है। सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि जहां हादसा हुआ वहां शार्प टर्न था, जिसकी वजह से ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं हुआ और लोग ट्रेन की चपेट में आने से बच नहीं पाए। तो दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली की चुनावी जंग में रामकथा के बाद चीन की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगा दिया है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गलत तरीके से चाइनीज कैमरे लगवा रही है। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि दिल्ली में पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की मूवमेंट पर कमेंट करके उन्होंने इससे भी बड़ा आरोप लगा दिया। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसे पंजाब के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ दिया। क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने पंजाबियों के योगदान पर सवाल उठाया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर चुनावी जीत के लिए हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि उनके कालकाजी विधानसभा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वर्कर्स की पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान आतिशी के निशाने पर रहे रमेश विधूड़ी। आतिशी ने कहा कि रमेश विधूड़ी ने फोन करके आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से बीजेपी ज्वाइन करने को कहा और ऐसा न करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। आज इन सारे मुद्दों पे हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने वाले हैं कि रमेश विधूड़ी जी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके भतीजों पर एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी कालकाजी सीट से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आतिशी ने कहा कि विधूड़ी के भतीजे लोगों को धमकी दे रहे हैं। जिस तरह के आरोप आतिशी ने लगाए, केजरीवाल ने भी कमोवेश वही दोहरा दिए। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो बीजेपी आरोपों को गलत बताकर खारिज कर रही है। दिल्ली की चुनावी जंग का एक मोर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी खुला हुआ है, जिसमें दोनों तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा दिए। 14 सीएजी की रिपोर्ट इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे पहले ही तीर दाग चुकी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले भगवंत मान ने अपने खास अंदाज में कांग्रेस के लिए शून्य वाली भविष्यवाणी कर दी। वो कांग्रेस वाले बेचारे, चलो क्या बात करें बेचारों, कांग्रेस की तो बात है ना बेचारे। 15 में भी 0, 20 में भी 0 और कांग्रेस को इस बार भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो फिर 0।
पिछले 2 चुनावों में बम्पर वोट बटोरती रही आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह के बयान पहले भी देते रहे, लेकिन इस बार के हालात बता रहे हैं कि दिल्ली का चुनावी मैदान किसी के लिए भी बहुत आसान रहने वाला नहीं है। दिल्ली के चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोपों के बीच अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो जारी करते हुए केजरीवाल ने मिडिल क्लास को टैक्स टेररिज्म का पीड़ित बताया और इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। सच बात तो ये है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के आगे 7 डिमांड रख दी हैं। शिक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, निजी स्कूलों की फीस की सीमा तय हो, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, हेल्थ बजट 10% तक बढ़ाया जाए, हेल्थ बीमा से टैक्स हटाया जाए, आयकर छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए, जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए, वरिष्ठ नागरिकों को पूरे भारत में मुफ्त इलाज मिले, बुजुर्गों के लिए रेलवे में 50% की छूट बहाल हो। राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी सबसे अधिक है, लिहाजा आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, सब इन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की बात कर लेते हैं। आज मेले में आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में सारे मंत्री, इन सभी ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। इस दौरान मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर गंगा जल की बौछार भी की। संगम में स्नान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक एक फ्रेम में दिखे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और कुछ दिनों पहले तक योगी सरकार पर हमलावर रहे अपना दल नेता आशीष पटेल भी साथ में ही संगम के पावन जल में डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों का उल्लास आसपास खड़े लोग भी कैमरे में कैद करते रहे। संगम में स्नान के बाद सभी मंत्रियों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस अनुष्ठान के जरिए प्रदेश की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और लगे हाथ उत्तर प्रदेश में विकास के काम से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें एक्सप्रेस वे के विस्तार, वाराणसी प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र बनाने और 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। योगी कैबिनेट की इस बैठक को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। पहले तय किया गया था कि कैबिनेट की बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होगी, लेकिन बाद में संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए मीटिंग की जगह अरेल में शिफ्ट कर दी गई। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सोमवार से शुरू हुआ ऑपरेशन अब भी जारी है। 27 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 14 की लाश अब रायपुर पहुंचाई जा चुकी है। रायपुर में नक्सलियों की लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन ये काम भी कम चुनौती भरा नहीं है। डॉक्टरों की टीम को इसमें भी काफ़ी अलर्ट रहना पड़ रहा है, क्योंकि डर है कि नक्सलियों की लाश में विस्फोटक छिपे हो सकते हैं, जिनमें जरा सी लापरवाही से विस्फोट हो सकता है। इसलिए पोस्टमार्टम से पहले लाशों को एक्सरे किया गया। क्योंकि सीसीएम मेंबर इस मुठभेड़ में मारा गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि माओवादियों ने भी अपने बॉडी में किसी भी तरीके का विस्फोटक छुपाया हो, इसलिए एक्सरे कराया गया। नक्सलियों के खिलाफ गरियाबंद में ऑपरेशन करीब 60 घंटे से चल रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को अब भी घेरा हुआ है, लेकिन घिरे हुए नक्सलियों की संख्या कितनी है और सुरक्षा बलों के घेरे का दायरा कितना बड़ा है, इसके बारे में फिलहाल पक्के तौर पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 19 जनवरी को सुरक्षा बलों को गरियाबंद में नक्सलियों की एक बड़ी टीम की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जवान सोमवार से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर एक और प्रहार किया। जवानों ने इस बार उनका ठिकाना ही छीन लिया। बीजापुर छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जो तेलंगाना बॉर्डर से सटा हुआ है। वहां नक्सलियों ने भट्टीगोड़ा के जंगल के बीच ट्रेनिंग के कैंप बनाए हुए थे। मंगलवार को कोबरा बटालियन के जवानों ने इस पर धावा बोला और नक्सलियों को खदेड़कर कैंप अपने कंट्रोल में ले लिया। बीजापुर पुलिस ने एक दिन बाद इसका वीडियो जारी कर दिया। यहां मारे गए नक्सलियों की याद में स्मारक भी बना था, जिसे जवानों ने ध्वस्त कर दिया। ट्रेनिंग कैंप में नक्सलियों ने पक्के बैरक और झोपड़ियां बनाई हुई थीं, जिनमें नक्सलियों को रखकर सुरक्षा बलों पर हमले की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन कैंप्स में कई हाईटेक उपकरण भी थे, जिन्हें जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बीजापुर के ही मुतबेंडी और पीडिया रोड पर आईईडी भी बरामद किया गया। नक्सलियों ने इस रास्ते में 5-5 किलोग्राम के 8 आईईडी फिट किए थे, जिन्हें बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। यहाँ एक जेब कतरे ने चलती बस में कंडक्टर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जेब कतरे की पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई। चाकूबाजी का आरोपी जेब कतरा भोपाल में करोंद से एम्स की तरफ जा रही सिटी बस में एक महिला की बगल की सीट पर बैठा था। मौका पाकर महिला के बैग में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की तो महिला ने उसे देख लिया और कंडक्टर को आवाज देकर बुला लिया। महिला की शिकायत पर कंडक्टर ने जेब कतरे को बस से उतारने की कोशिश की तो दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस बीच जेब कतरे ने जेब से चाकू निकालकर कंडक्टर पर हमला कर दिया। कंडक्टर को घायल करने के बाद जेब कतरे ने बस से छलांग लगा दी। घायल कंडक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह है कि ये पूरा घटनाक्रम बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब कैमरे में कैद इस वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुंबई पुलिस ने घर में घुसकर सैफ अली खान पर हमला करने वाले को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि पुलिस की पड़ताल अभी भी जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस की टीम आज फिर एक्टर सैफ अली खान के घर पहुंची। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज करने गई थी। सैफ के घर पुलिस के विजिट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस बिल्डिंग के भीतर जाती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जब पुलिस सैफ के बयान से इस वारदात की कड़ियां जोड़ेगी तो कई बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात उनके बांद्रा वाले घर में हमला हुआ था। इसके बाद लीलावती अस्पताल में 5 दिन भर्ती रहने के बाद मंगलवार को ही सैफ को डिस्चार्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि वो कोलकाता के रास्ते पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पैसे न होने के चलते टिकट नहीं खरीद पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। का रुख कर लेते हैं। इंदौर में युवक ने पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। 2 पन्नों के सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी, सास और पत्नी की दोनों बहनों को जिम्मेदार ठहराया। इंदौर के वाणगंगा इलाके में रहने वाला नितिन इवेंट फोटोग्राफर था। घर वालों का कहना था कि उसने 6 साल पहले हर्षा से बिना कोई दहेज लिए प्रेम विवाह किया था, लेकिन 2023 में ही पत्नी उसके बेटे को लेकर राजस्थान चली गई। पहले उसने पति पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। जब नितिन नहीं माना तो उसने पैसों की मांग शुरू कर दी और दहेज के लिए सताने का केस भी दर्ज करा दिया, जिसमें नितिन की मां और बड़े भाई को जेल भी जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि दहेज जो दिया वो दहेज लेके आओ। तो हमने बोला दहेज हमारे पास कुछ नहीं होता, एक जोड़ी कपड़े में ही आई ही। एक बार वो अबॉर्शन करा चुकी अपनी माँ के कहने पे। दूसरी बार जब बच्चा हुआ तो उसको लेके पूजा के नाम पे गई कि ढूंढ पूजा कुछ होती है, वहाँ गई और उसने बच्चे से बात करना बंद कर दिया, वीडियो कॉल बंद कर दी। इससे परेशान होकर नितिन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नितिन ने सुसाइड से पहले लिखी अपनी चिट्ठी में दहेज मामलों से जुड़े कानून में बदलाव की भी मांग की है। कर्नाटक के यलापुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। सब्जी से लदा ट्रक सामान ढोने वाली एक छोटी सी गाड़ी से टकरा गया।
लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि सब्जी से लदा ट्रक बेकाबू होकर 50 फीट गहरी खाई में गिर गया और उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। जलापुर के गोलापुरा में सुबह करीब 4 बजे हुए इस हादसे में 20 लोग घायल भी हो गए। पुलिस की तरफ से बताया गया कि हादसे में जान गंवाने वाले सारे लोग फलों का व्यापार करते थे और मेले में फल बेचने के लिए सवनूर से जलापुर जा रहे थे। जिस जगह यह हादसा हुआ वो जंगली इलाका है और वहां सड़क के किनारे सुरक्षा दीवार भी नहीं है। चश्मदीदों का कहना है कि अगर घाटी में सड़क के किनारे सुरक्षा दीवार होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। हादसे में घायल लोगों को हुबली के KIMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब दुश्मन का दिल दहलाने वाली खबर। वडोदरा में भारतीय वायुसेना के सूरवीरों ने अपनी जाबाजी का शानदार नजारा दिखाया। सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम यानी SK-80 ने वडोदरा के आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। फाइटर प्लेन्स के जरिए आसमान में एक से एक बढ़कर आकृतियां बनाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। भारतीय वायुसेना की इस टीम में भारत में बने 9 हॉक MK-132 विमान और SK-80 टीम का गठन 1996 में किया गया था। ये एशिया की एकमात्र 9 विमानों वाली एरोबेटिक टीम है। SK-80 टीम आने वाले दिनों में नालिया और भुज में भी एयर शो का आयोजन करने वाली है। पिछले 3 साल से जारी जंग के बावजूद ना तो रूस का जोश कम हुआ है, ना यूक्रेन का जज्बा। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से बारूद बरसा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये तस्वीरें कुर्स्क इलाके की हैं। रूस ने यहां से यूक्रेन पर मिसाइल बरसा दी। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाले सेंटर व तेल के डिपो को तबाह कर दिया है। रूस ने इस हमले में यूक्रेन की वायुसेना के हवाई अड्डे और ड्रोन असेंबली सेंटर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूसी फौज ने बताया कि इस हमले के बाद यूक्रेन की एक और बस्ती उसके कंट्रोल में आ गई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी हमले का दावा किया। कीव की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यूक्रेन के जवान कम से कम 10 जगह रूसी फौज से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा वोरोनज ओब्लास्ट में रूस का एक तेल डिपो और स्मोलेंस्क ओब्लास्ट में रूसी वायुसेना के अड्डे को तबाह कर दिया है। हालांकि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा था, उसी समय यूक्रेन की फौज पोक्रोवस्क में रूसी हमलों से इमारतों में लगी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी थी। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका जलवायु परिवर्तन नहीं दिया। अमेरिका के करीब 7 करोड़ लोग भयंकर बर्फीले तूफान को झेल रहे हैं। टेक्सास से फ्लोरिडा तक करीब 10 राज्य इस तूफान की चपेट में हैं। कई जगह बर्फबारी कुछ इस तरह हो रही है जैसे मूसलाधार बरसात हो रही हो। सड़कों पर 6 से 10 इंच मोटी बर्फ जम चुकी है और रास्ते बंद हो चुके हैं। हफ्ते भर के लिए जरूरत का सामान जुटाकर लोग घरों में कैद हो गए हैं। जॉर्जिया, लुइसियाना, मिसिसिपी और अल्बामा में बर्फबारी शुरू होने से पहले ही आपातकाल का ऐलान कर दिया गया था। स्कूल बंद कर दिए गए। जिन इलाकों में बर्फबारी का प्रकोप ज्यादा है, वहां बिजली कटौती की भी चेतावनी जारी की गई है। न्यू ऑरलियंस और ह्यूस्टन में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। हादसे के खतरे को देखते हुए नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। विदेशी और घरेलू उड़ानों को मिला दिया जाए तो अमेरिका में इस बर्फीले तूफान के चलते करीब 2000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और करीब 10,000 फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। हालांकि बच्चे इन हालात में भी घर में बैठने को तैयार नहीं हैं। लुइसियाना में बच्चों ने बर्फ पर खूब मस्ती की। दक्षिण अफ्रीका के स्टिल फाउंटेन खदान में फंसे करीब 500 मजदूरों को बचाने की कोशिशें अब और तेज कर दी गई। इन मजदूरों का हाल देखने के लिए इस बार खदान में करीब 1.25 किलोमीटर की गहराई तक कैमरा उतारा गया। कैमरा इससे पहले भी उतारा गया था, लेकिन इस बार मजदूरों से संवाद स्थापित करने के लिए कैमरे के साथ नोटपैड, पेन और चिट्ठी भी भेजी गई। ये कोशिशें कामयाब रहीं।
मजदूरों ने एक नोट भेजकर बताया कि खदान में लगभग 500 मजदूर जीवित बचे हैं। वो किसी भी हाल में बाहर निकाले जाने को बेताब है। ये संदेश मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए एक बॉक्स डिजाइन किया जा रहा है जिसे खदान में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में उतारा जाएगा। इसमें कैमरे और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगे होंगे। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में किसी खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है।